एकदम हीरोइन जैसी दिख रही है। लेकिन भैया कहाँ है? यहाँ हो ना, बोल क्या हुआ? हाँ हाँ, भानु भी तो है ना? वो अपने सगे बड़े भाई की बात कर रही है, धर्म की। इस रस्म के लिए उसकी जरूरत है। लेकिन चाची जी, मैं भी तो चचेरा भाई है तू, और कोई गलत फहमी है तो बता, वो भी दूर कर दूं मैं। अरे यार, तू टेंशन क्यों लेता है? मैं हूं ना। कितना पैसा हुआ आप? 120 रुपया। ये लीजिए, चले अब। अरे यार, शाम को ना बहन को देखने के लिए कुछ लोग आ रहे हैं। हाँ, मुझे आने में थोड़ा देर हो जाएगी, पर आऊंगा जरूर। शाम को बैठ के दारू शारू पियेंगे, ठीक है? चल ठीक है, मिलता हूँ मैं रात को। ओके। तुम दोनों यहाँ लव्वर्स की तरह क्या खुसुर फुसुर कर रहे हो जाएगी तुम दोनों की भी शादी। जाके बहन की शादी ना अभी काम करो, चलो जाओ। और तू यहाँ खड़ा खड़ा मुंह देखता रहेगा क्या? धर्म को फोन करके बुला, जल्दी जल्दी कर। हेलो, क्या? ठाकुर सर, आसपास लोगों से पूछताछ करो, किसने एक्सीडेंट होते हुए देखा, और इसके घर वालों को इन्फॉर्म कर दिया। ये सर, इसका नाम धर्म है, इसके साथ में इसका दोस्त भी था, उसने एक्सीडेंट होते हुए देखा, तो घर वालों को ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया है। ठीक है, फॉरेंसिक वाले और फोटोग्राफर को भी बुलाओ। जी सर। सर, हम रोज दोपहर को साथ में दुकान से आते थे, फिर उसी पान वाले की दुकान पर हम लोग कुछ खाया पिया करते थे, फिर वो अपने घर चला जाया करता था, मैं अपने घर चला जाया करता था। सर, आज भी धर्म ने मुझसे बातें की, और जैसे ही वो रोड क्रॉस करने लगा, मिलता हूँ मैं रात को। ओके। ट्रक ड्राइवर की शक्ल देखी थी आपने? ट्रक का नंबर? हाँ सर, ट्रक ड्राइवर का हल्का हल्का चेहरा मुझे याद है। कोई टाल सकता नहीं है पुत्र, जो होना है वो तो। धर्म भैया का हाथ आज तक हम सबके ऊपर था। यकीन ही नहीं होता वो हमें इस तरह छोड़कर चले गए। लेकिन तू घबरा मत, था तेरा ये बड़ा भाई हमेशा तेरे साथ है, ठीक है? हर मेरा बच्चा नहीं रहा, वो खुद को भी संभाल सकता है और अपने परिवार को भी। तू खुद को संभाल जाके। गलती हो गई, सब रात भर गाड़ी चलाई, एक पल के लिए आग झपकी और एक्सीडेंट हो गया। पब्लिक के डर से नहीं रुका था, उन्होंने लोग मुझे वहीं मार डालते। आंखों में इतनी नींद थी तो कहीं किसी धावे पे सुस्ता लेता। तेरी लापरवाही की वजह से एक आदमी की जान चली गई। सर, रिटर्न ऑन केस। ड्राइवर ने खुद कबूल किया है कि एक्सीडेंट उसकी वजह से हुआ है। ठीक है, चार्जशीट बना के मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर। हिट एंड रन, एक ड्राइवर की ट्रक चलाते समय आंख लग गई और एक परिवार ने अपना बड़ा बेटा खो दिया। घर का आधार स्तंभ चला गया। क्या गुजर रही होगी उसकी मां पर, उसकी पत्नी पर। ऐसे केसेस पुलिस की फाइल में तो क्लोज हो जाते हैं, लेकिन उन परिवारों पर क्या बीतती है जो इसके शिकार होते हैं। पुलिस को शक करने लायक कुछ मिला ही नहीं, लेकिन क्या वाकई ये सिर्फ एक दुर्घटना थी? हम समझ सकते हैं आप पर क्या गुजर रही है। आपने अपना जवान बेटा खोया है, लेकिन साड़ी कुड़ी भी तो कल्ली रह गई है। आप मधुर की शादी करना चाहते हैं, जरूर कीजिए। हम नहीं, आप लोग जो भी सोच रहे हैं सही सोच रहे हैं। हमें सच में कोई एतराज नहीं है। मैं शादी करने के लिए तैयार हूं।
लेकिन सिर्फ हरमन के साथ। क्या? ये तो आप ही के घर की प्रथा है ना, चादर ओढ़ाने की प्रथा, कि अगर बड़ा भाई ना रहे तो छोटे भाई को उसकी पत्नी की जिम्मेदारी उठानी होगी। बकवास बंद कर। क्या नाप शनाप बके जा रही है? लेकिन मम्मी जी, मैं तो सिर्फ अपना हक मांग रही हूँ। पर ये गलत बात है पुत्र। गलत? आज आपको सही और गलत के बीच का फर्क नजर आ रहा है? आप तब कहाँ थी जब हरमन खुद बेझिझक धर्म जी के सामने हमारे कमरे में मेरे साथ चौंक गए जैसे आप कुछ नहीं जानती थी। ये लड़की पागल हो गई है। अरे इसे कोई लेके जाओ। डिम्पल! क्यों मम्मी जी? अब आप मुझसे बात नहीं करेंगी? मम्मी जी, मैं एक इंसान हूं, खिलौना नहीं। जब चाहे किसी को दे दिया, जब चाहे फेंक दिया। जब से इस घर में बहू बनकर आई हूं, तब से आपकी हर एक बात मानी है, हर एक प्रथाएं निभाई हैं। लेकिन आज मैं अपना हक मांग रही हूं। मैं इस घर से नहीं जाने वाली। और क्यों जाऊं? ताकि मेरी शादी किसी और से हो जाए और उसी तरह मेरा उस घर में भी इस्तेमाल हो? नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं इस घर में बहू बनकर रहूंगी, हरमन की बीवी बनकर। क्या बक रही तू? हमारे देश में आज भी अनेकों कुप्रथाएं हैं जिन्हें बदलने की बजाय हम उन पर पर्दा डाल देते हैं और छाती ठोक कर कहते हैं कि हमारे देश में जो संस्कार बच्चों को मिलते हैं वो कहीं और नहीं मिलते। ये खोखला गर्व है हमारी संस्कृति पर। अक्सर ऐसी प्रथाओं का पालन करने के लिए बड़े बुजुर्ग बच्चों से कहते हैं, लेकिन यहाँ पर स्थिति कुछ और ही थी। यहाँ एक लड़की खुद एक पुरानी प्रथा को निभाने की जिद कर रही थी। क्यों नाप शनाप बोल रही है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बकवास कर रही है। आपकी बेटी की अकल ना मेरे घर मेरे खानदान पर कीचड़ छालेगी। निकल यहाँ से। नहीं जाऊंगी। कीचड़ तो तुमने उछाला है इस घर पर और पूरे खानदान पर। उस दिन और उसके बाद हर वो दिन जब तुमने मेरे साथ जबरदस्ती की। और जब मैं अपना हक मांग रही हूं तो हाय तौबा। तेरी हिम्मत कैसे बोलने की? ठंड रख यार, कर क्या रहा है? भाभी, ये सब छोड़ो ना। आपको इस घर में शादी करनी है ना? मैं तैयार हूं शादी करने के लिए। नहीं, मुझे नहीं मंजूर है। मैं शादी करने के लिए तैयार हूं, लेकिन सिर्फ हरमन के साथ। भाभी मान जाओ ना, इसमें किसी का नुकसान नहीं है और बात घर की घर में ही सुलझ जाएगी। चल बेटा, पुत्र, कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, इत्थे रहने दी। चल। नहीं, मैं ये घर छोड़कर नहीं जाऊंगी। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। भारती, इसका दिमाग खराब हो गया है। छोड़ दो इसे यहाँ पर। इसे जो जी भी चाहे उसे करने दो। चलो यहाँ से। चलो। प्रीति, बैठकर बात करते हैं प्लीज। मम्मी पापा मेरी शादी कहीं और करा देंगे हरमन। तुम्हारे घर में जो कुछ भी चल रहा है वो सब लोग कैलेटर में फैल गया। सब लोग जान चुके हैं। हरमन मैं किसी और के साथ शादी नहीं कर सकती। पता नहीं ये मधुर भाभी क्यों, मैं नहीं जानता वो ये सब क्यों कर रही हैं। पर एक बात पक्की है, तुम्हारी शादी मुझसे ही होगी, समझी? हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं करूंगा। क्या हुआ प्रीति? देखा हरमन, वो हम पे छिपकर नजर रखती है, हमारी बातें सुनती है,
इस बार नहीं छोड़ूंगा इसे, नहीं छोड़ूंगा। हिम्मत तो देखो इसकी, छिप छिप कर बातें सुन रही थी हमारी, नजर रखे हुए थी मुझ पर और प्रीति पर। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। एक और झूठ। अब ये रोज रोज का ड्रामा करना छोड़ दो, बहुत हुआ। झूठे तो तुम हो हरमन, नाटक तुम कर रहे हो। वहां प्रीति से प्यार का नाटक और यहाँ मेरा इस्तेमाल। झूठे तुम हो। तुम झूठी नहीं, एक घटिया और गिरी हुई औरत हो। सोती हो भानु के साथ और दुनिया के सामने नाम लेती हो मेरा, ताकि मुझे फंसा सको। हरमन! बेटा सुन तो ले। दूर रहना मुझसे। किसी ने भी मुझे हाथ लगाया ना तो मैं छोड़ूंगी नहीं। झूठे हो तुम सब, झूठे हो। पागल हो गई है ये औरत। मम्मी जी पागल हो गई है ये। कुछ करो इसका। कोई मुझे मारने की कोशिश कर रहा है, मुझ पर हमला किया है। हमला? किसने किया आप पर हमला? सर वो मैं देख नहीं पाई। और सर ये पहली बार नहीं हुआ है। और आप अब आ रही हैं हमारे पास कंप्लेन करने के लिए? आपको पहले आना चाहिए ठाकुर। सर इनसे डिटेल्स लो और जहां जहां इन पे हमला हुआ है वहां पूछताछ करो, शायद किसी ने कुछ देखा। यस सर। और इनके परिवार से भी बात करनी होगी। आज हमें भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हमें भी नहीं पता वाकई में कि क्या हुआ है। देखिए ये पहली बार नहीं, इससे पहले भी इन पर 2 बार जानलेवा हमला हो चुका है। हाँ ये कह रही है ऐसा, लेकिन कितना सच है? अच्छा आप में से कोई भी इनके साथ पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखाने क्यों नहीं आया? अरे क्यों है सर, हमारा दिमाग ठिकाने पर है, इसकी तरह नहीं। सर ये औरत मनगढ़ंत कहानियां बनाती है और ये हमले वाली बात भी या तो इसका वहम है या फिर झूठ। और आपको ऐसा क्यों लगता है कि इन पर वाकई में हमला नहीं हुआ है? मतलब आप इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकते हैं कि ये झूठ बोल रही हैं? ठीक है, अभी तो मैं यहां आकर सवाल कर रहा हूं, अगर मेरे सवालों का सही जवाब नहीं मिला तो आप में से एक एक को पुलिस स्टेशन में आके जवाब देने होंगे। इंस्पेक्टर साहब ये पहले भी बहुत झूठ बोल चुकी है। दरअसल एक पुरानी घिसी पिटी प्रथा के नाम पर वो हरमन से शादी करने की जिद कर रही थी। मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन सिर्फ हरमन के साथ। क्या? ये तो आप ही के घर की प्रथा है ना कि अगर बड़ा भाई ना रहे तो छोटे भाई को उसकी पत्नी की जिम्मेदारी उठानी होगी। आपने कुछ देखा था? सर मैंने ना देखा ना सुना, और यदि इस इलाके में कुछ होता है तो सब तुरंत भीड़ जमा हो जाती है। नहीं सर हमें कुछ नहीं पता। अच्छे से याद कीजिए। पति की मौत के बाद से वो घर से बाहर निकलती कहाँ है, और सर है भी वो बड़ी अजीब सी। ठीक है, ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी ने आप पे अटैक किया और आपने कुछ देखा ही नहीं? सब रास्ता सुनसान था, आसपास कोई नहीं था। चलिए मान लेते हैं, फिर भी मदद के लिए आप चिल्लाई तो होंगी। सर मैंने चिल्लाने की कोशिश की थी, लेकिन मैं इतनी डर गई थी कि गले से आवाज ही नहीं निकली और मैं सीधा घर की तरफ भाग गई। मम्मी जी किसी ने मुझे टेम्पो से मारने की कोशिश की। फिर से नया नाटक क्यों कर रही हो ये सब? वैसे भी तुझे मारकर किसी को क्या मिलेगा मधुर? जब से धर्म गया है ना तब से रोज नया बखेड़ा इस घर में। थोड़ा मुश्किल है ना यकीन करना। चलिए मान लेते हैं किसी ने आप पे हमला किया और आपने कुछ नहीं देखा, लेकिन किसी ने भी कुछ नहीं देखा, ना आपको देखा ना उस हमलावर को देखा। वैसे ये है कौन जो आपकी जान लेना चाहता है और क्यों? ये चादर उड़ाने की जिद आप ही की थी ना? और कोई रास्ता भी तो नहीं है मेरे पास। लेकिन सर मैं सच कह रही हूँ, मैं बहुत डर गई थी। आपको किस पर शक है? सर मुझे मेरे देवर हरमन पर शक है और भानु पर भी। पहले तो शादी के लिए हाथ मांगा। आपको इस घर में शादी करनी है ना? मैं तैयार हूं शादी करने के लिए। मुझे नहीं मंजूर है। भाभी मान जाओ ना, इसमें किसी का नुकसान नहीं है और बात घर की घर में ही सुलझ जाएगी। और फिर कल रात वो रूम में घुस गया।
क्या करें? मधुर, मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी, इसलिए आया हूं। तुम ठीक हो ना? हाथ मत लगाना मुझे, दूर रहो मुझसे, नहीं तो मैं चिल्ला दूंगी, मैं सबको बुलाऊंगी। ये तमाशा तुम छोड़ नहीं सकते हो क्या? अरे जो हो गया उसे भूल जाओ। तुम अकेली हो गई हो ना, लेकिन तुम घबराओ मत, मैं हूं ना, मैं तुम्हें सहारा दूंगा। मैं यहाँ तेरे लिए आया था, लेकिन तेरे तो नखरे बढ़ गए। मुझे मना करके तूने अच्छा नहीं किया, इसका बदला जरूर लूंगा, याद रखियो। कहीं उसके साथ भी तो आपका कोई संबंध तो नहीं था? नहीं सर। और हरमन के साथ? मैं मना कैसे करती? जो भी होता था मेरे पति के सामने होता था। फिर भी आपने कभी किसी के खिलाफ रेप की एफआईआर दर्ज नहीं की। आपके मुताबिक हरमन आपकी पति की मर्जी से आपसे संबंध बना रहा था, लेकिन आपने उसके खिलाफ भी शिकायत दर्ज नहीं की। कैसे करती साहब? घर में सब जानते थे। पति के मरने के बाद तो कर सकती थी। चादर उसी से ओढ़नी है, तो शिकायत कैसे करती? देखिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको आपके ससुराल के सदस्यों से ही अपनी जान का खतरा है, तो आपको यहां नहीं रहना चाहिए, क्योंकि पुलिस घर के अंदर प्रोटेक्शन नहीं दे सकती। नहीं सर, ये लोग यही चाहते हैं, लेकिन मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं अपना हक लेकर रहूंगी। फिलहाल आप अंदर जाइए। मधुर पर भरोसा करें तो उसे ऐसा लगता है कि उसके ससुराल में कोई ऐसा है जिससे उसे अपनी जान को खतरा है। सब बड़ी अजीब बात है। मधुर के मुताबिक उसके ससुराल में उस पर अत्याचार हुआ है, लेकिन फिर भी वो ये घर छोड़ के जाना नहीं चाहती। सर, जिस इंसान ने उस पर अत्याचार किया, जबरदस्ती की, उसी से चादर ओढ़ने की जिद पर अड़ी हुई है। हो सकता है कि मधुर झूठ बोल रही है, लेकिन फिर भी हमें इसके ससुराल के हर एक आदमी से एक बार फिर से पूछताछ करनी होगी और साथ ही मधुर पर नजर भी रखनी होगी। देखिए, घबराने की कोई बात नहीं है। प्रेगनेंसी के 2 महीने हो चुके हैं। मैं कुछ दवाइयां लिख देती हूँ, आप ले लीजिए। थैंक यू डॉक्टर। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? प्रीति, मैं तुम्हें बताने आई हूँ कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और होने वाला बच्चा हरमन का भी हो सकता है, इसलिए प्लीज हरमन से अपना रिश्ता तोड़ दो। तुम झूठ बोल रही हो और सबसे पहले तुम ये अपना ड्रामा बंद करो, ताकि मैं और हरमन चैन से जी सके। और ये बच्चा हरमन का हो ही नहीं सकता। हरमन ने मुझे सब कुछ बताया कि किस तरह तुम उसके ऊपर नजर रखती थी। अरे कितनी घटिया औरत हो तुम। भाभी और देवर के रिश्ते को इतना नीचे गिरा दिया। अच्छी पट्टी पढ़ाई है उसने तुम्हें, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि तुम उस पर यकीन कैसे कर सकती हो। वो तुम्हें बेवकूफ बना रहा है प्रीति। बेवकूफ तुम हो जो ये सोच रही हो कि लोग तुम्हारी झूठी कहानियों पे यकीन कर लेंगे। मैं आखिरी बार बोल रही हूं, हमें अकेला छोड़ दो, वरना तुम्हें हरमन के रास्ते से दूर करने के लिए मैं किस हद तक जा सकती हूँ ये तुम सोच भी नहीं सकते। ये जमानत पे छूटा है। मैंने कहा था ना कोई नई कहानी लेकर आएगी। देखा? ये कहानी नहीं है मम्मी जी, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। वो ड्राइवर धर्म जी को मारने के पैसे ले रहा था। उनकी मौत कोई एक्सीडेंट नहीं है, उन्हें मारा गया है, मरवाया गया है। क्या रहा है ये सब? क्या हुआ? इस औरत का नया नाटक। कह रही है धर्म भैया का एक्सीडेंट नहीं, मर्डर हुआ था। क्या? फिर तो तुमने पैसे देने वाले को भी देखा होगा ना, कौन था वो? देखो, सीधी तरह मेरे पैसे दे दो। अगर तुमने पैसे नहीं देना,
तो मैं पुलिस को जाकर ये बता दूंगा कि तुमने धर्म को मरवाया था। क्या क्या बोल रही हैं आप ये? मेरा भानु अपने ही भाई को मरवाएगा? अरे धक्के मार के निकालो बाहर इसे। घर तोड़ना चाहती है हमारा, पहले पति को खा गई, अब हमारे ऊपर उंगली उठा रही हो। अरे माँ, संकी हो गई है औरत। आप लोग मेरा यकीन मानिए, मैंने खुद इसे उस ड्राइवर को पैसे देते हुए देखा है। मैं सच बोल रही हूँ। पर सच क्या था और कौन सच बोल रहा था? मधुर, भानु या फिर हरमन? सच की कई परतें खुलनी थी। फोन रिकॉर्ड्स ने एक्सीडेंट की पूरी कहानी खोल दी। तो देर किस बात की? आज ही कुंडली खोल देते हैं इस परिवार की। जी सर। भानु कहाँ है? वो तो घर पे नहीं है सर। जहां भी है उसे बुलाइए। उस पर अपने ही भाई का खून करवाने का इल्जाम है। ये क्या कह रहे हैं? इंस्पेक्टर साहब, आप भी इसकी बातों में आ गए? हम किसी की बातों में नहीं आए हैं। ट्रक ड्राइवर ने खुद बयान दिया है कि भानु ने ही उसे धर्म का खून करने के लिए पैसे दिए थे। झूठ बोलेगा ना तो तेरे कॉल रिकॉर्ड सारी सच्चाई बयान कर देंगे। अब बता, किसने पैसे दिए थे एक्सीडेंट करवाने के लिए? भानु से 5 लाख रुपए तय हुए थे। हमको पता था एक्सीडेंट केस है, जमानत मिल ही जाएगी और फिर पैसे देकर केस को रफा दफा कर देंगे। हमारे पास सबूत भी है। बताइए कहां है भानु? देखिए, आप में से किसी ने भी अगर उसे छुपाने की कोशिश की तो तहकीकात में बाधा डालने के जुर्म में आप सबको अंदर कर देंगे। शायद गोडाउन में होगा, वही रहता है। अच्छी तरह से तलाशी लो सारी जगह की। उधर देखो। यहाँ के हर कोने की तलाशी लो, सारे सबूत इकट्ठा करो। एक एक्सीडेंट से शुरू हुआ केस अब एक मर्डर केस बन चुका था। भानु जो मधुर से शादी करना चाहता था, जिस पर धर्म के खून का शक था, वो ही मर चुका था। भानु की मौत से सबसे ज्यादा फायदा सिर्फ मधुर को होता, क्योंकि हरमन तक पहुंचने का रास्ता उसके लिए साफ हो जाता। मौत इवनिंग में 5 से 7 के बीच हुई है। कैंची से वार किया गया है। कुर्सी पर ब्लड स्पॉट्स थे, मतलब किसी ने वार तब किया जब वो कुर्सी पर बैठा था, मगर लाश हमें कुर्सी पर नहीं मिली, थोड़ी दूर मिली। मतलब कोई उसे घसीट के वहां तक ले गया, या ये खुद किसी तरह से वहां तक पहुंचा और ढेर हो गया। हत्या कैंची से हुई, जो किसी भी घर में आसानी से मिल जाती है। हो ना हो, ये हत्या इस परिवार से ही जुड़ी हुई है। धर्म को, अपने बड़े भाई को तो पूछता था मेरा बेटा, उसे मारने की तो सोच भी नहीं सकती, फिर भी मधुर ने इल्जाम लगाया। अब तक तो आपको ये पता चल ही गया होगा कि भानु की मौत से सबसे ज्यादा फायदा किसको होने वाला था। हम आपके मुंह से सुनना चाहते हैं। सर, मधुर और कौन हो सकता है, क्योंकि वही थी जो उस वक्त घर से बाहर थी। मेरी तो अपनी जान को खतरा है, मैं क्या किसी और को। और वैसे भी मैंने फैसला कर लिया था कि मैं शादी करूंगी तो हरमन से, फिर भानु जो भी चाहे, वो मेरी मर्जी के बिना मुझसे शादी नहीं कर सकता था। धर्म को भानु नहीं मरवाया था, इसमें कोई शक नहीं है। क्यों? क्योंकि उस ड्राइवर ने कहा। अरे मधुर ने ही उस ड्राइवर से झूठ बुलवाया होगा भानु को फंसाने के लिए। उसे रास्ते से हटाने के लिए मुझे उसे मारने की जरूरत नहीं थी। लेकिन तुम बदला भी तो ले सकती हो, अपने पति की मौत का बदला। अगर अब बात चली है तो मैं आपको एक बात बता दूं, भानु की नजर मेरी जायदाद पर थी, इसी में मुझे गुस्सा आता था। क्योंकि मेरा भानु अपना फर्ज समझकर उससे शादी करनी चाहिए, लेकिन मेरे बेटे की यही शराफत उसकी मौत बन गई। काश भानु मेरे हाथ से ही मरता। उस दिन कहां थी आप? 5 से 7 के बीच? सर, मैं अपनी मंगेतर प्रीति के साथ था, आप चाहे तो उसे पूछ सकते हैं। मेरी तबीयत खराब थी, मुझे चक्कर आते थे, इसीलिए अपने कमरे में ही रहती थी। सबने मेरा बहुत ख्याल रखा, सिवाय एक की। कौन? मधुर, वही नहीं थी घर पर। मेरी तबीयत खराब थी, इसलिए मैं डॉक्टर के पास गई थी। तो समझ में नहीं आ रहा, झूठ कौन बोल रहा है, मधुर या उसके ससुराल वाले? मधुर के पास मोटिव तो है, लेकिन वो उस टाइम घर पर नहीं थी। उस दौरान हमारे कांस्टेबल ने उसे डॉक्टर की क्लिनिक से निकलते हुए देखा था। उसने किसी से मदद ली होगी,
लगता नहीं। सर ये मधुर कहीं एक्टिंग तो नहीं कर रही है? बेचारिएगा, एक बेचारी औरत इतनी जिद्दी हो सकती है? हो भी सकता। उस प्रीति से बात हुई? जी सर, प्रीति ने कहा कि हरमन उसके साथ ही था। शायद दोनों मिले हुए हैं, दोनों ही झूठ बोल रहे होंगे। शक तो सिमर और डिंपल पर भी जाता है। दोनों के पास वजह थी। मां को बेटे से बहुत प्यार था, हो सकता है वो उसकी मौत का बदला लेना चाहती हो। और दूसरी तरफ डिंपल को भी अपने भाई से बेहद लगाव था। आखिर पुलिस को मधुर पर विश्वास होने लगा, लेकिन अब भी इस बात का कोई ठोस सबूत नहीं था कि भानु की मौत में उसका हाथ ही ना हो। प्रीतो रिलैक्स, प्रीतो मेरी बात तो सुन। देखो हरमन, जब तक ये मधुर हमारे रास्ते से हट नहीं जाती ना, तब तक कुछ सही नहीं होगा। तो ठीक है ना, उसे रास्ते से ही हटा दूंगा वंस एंड फॉर ऑल, तब तो सब ठीक हो जाएगा ना। प्रीतो मैं तुझे बाद में फोन करता हूं। क्या करेगा तू? कैसे रास्ते से हटाएगा मधुर को? मार देगा, खून करेगा तू? हाँ करूंगा, जरूरत पड़ी तो करूंगा। जीना हराम कर दिया उसने मेरा। अरे उसे मार कर तुझे क्या मिलेगा? जेल चला जाएगा, सारी की सारी जिंदगी सामने पड़ी है, पूरी बर्बाद हो जाएगी। देख पुत्र, बड़े बेटे को मैं खो चुकी हूं, दूसरे को खोना नहीं चाहती। और मैं प्रीतो को नहीं खोना चाहता। आप समझ क्यों नहीं रही हो मां? 2 टके की मधुर को मारूंगा तो कम से कम प्रीतो के साथ जी तो पाऊंगा। अब मैं नहीं रुकने वाला। अरे पुत्र, 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 मेरी बात तो सुन पुत्र। खाना खा लो वरना कमजोर पड़ जाते। पास भी मत आना। हिम्मत तो देखो इसकी, हमारी लाइफ बर्बाद कर दी, हमारे पूरे परिवार की बदनामी कर दी, और हमारे साथ खाना खाना चाहती हो? तुम्हारी वजह से ना कोई मुझसे शादी नहीं करेगा, समझी तुम? आई हेट यू। मम्मी, मुझे ना इसके आसपास भी नहीं रहना है। रुको बेटा, इसकी वजह से हम अपना मूड खराब क्यों करें? चलो हम लोग कहीं बाहर चल के खाना खाते हैं। कितनी बुरी हूं ना मैं, खुद कुछ नहीं खाया, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर तुझे भी कुछ नहीं खिलाया। तुझे तो खाना ही होगा। फायर डिपार्टमेंट से बात हो गई है, उन्होंने कंफर्म किया कि गैस सिलेंडर एक्सप्लोजन है। शाम तक ऑफिशियल रिपोर्ट आ जाएगी। मधुर सच बोल रही थी। उसके परिवार में ही कोई था जो उसकी जान लेना चाहता था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक वो प्रेग्नेंट थी और उसने 4-5 नींद की गोलियां खाई। अगर वो नींद की गोलियां खाकर ही जान देना चाहती थी तो ज्यादा गोलियां लेती, गैस क्यों ऑन रखती? कोई नींद की गोलियां खाकर ब्लास्ट का इंतजाम क्यों करेगा? यह मौत भी कोई एक्सीडेंट नहीं है। मधुर घर छोड़ना नहीं चाहती थी और हम उसे घर में पुलिस प्रोटेक्शन नहीं दे सकते। ये बात हमने उसे समझाई भी थी, लेकिन उसने नहीं सुनी। घर के ही किसी ने उसकी मौत का इंतजाम किया। मधुर प्रेग्नेंट थी। ठाकुर, इसके बच्चे का डीएनए टेस्ट करवाओ। आखिर पता तो चले कि ये बच्चा किसका था, उसके पति का, उसके देवर का, या उसके पति के चचेरे भाई भानु का। डीएनए टेस्ट से अब मधुर की सच्चाई पता चलेगी। मैंने तुमसे कहा था ना, मधुर को यहाँ से लेकर चलते हैं। ले जाते तो अच्छा था। आपकी बेटी ना कोई दूध की धुली हुई नहीं थी, बाजारू ऑटो से भी ज्यादा गिरी हुई थी। पहले उसने भानु को अपने जाल में फंसाया, उससे संबंध बनाए और उसके बाद उसका खून कर। उसके बाद हरमन को फंसाने की कोशिश की और जब ऐसा नहीं हुआ तो अपनी जान ले ली उसने।
कम से कम जीते जी नहीं तो मर के खानदान का सत्यानाश कर। अपनी बकवास बंद कर, छोड़ नहीं तुझे। खबरदार जो हाथ लगा है तो देखा माँ बाप को सच्चाई कितनी कड़वी लगी। एक मिनट, क्या हो रहा है ये सब? बंद कीजिए और चलिए हमारे साथ थाने। ले चलो इसे। अरे ये क्या जबरदस्ती है? जबरदस्ती अभी तक शुरू नहीं हुई है, अगर जरूरत पड़ी तो वो भी करेंगे। चलो आप भी चलिए। अरे लेकिन मैंने क्या किया? मैं तो इस फैमिली का हिस्सा भी नहीं हूँ। हमें सब पता है, आपको भी चलना होगा। चलिए आप लोग, लेकर आओ। तो ना तुम अपने भाभी के साथ सोते थे, ना तुम्हारा कोई गलत रिश्ता था। सर वो औरत झूठ बोल रही थी। उसकी कोख में जो बच्चा था उसका डीएनए तेरे डीएनए से मैच करता है। इंस्पेक्टर साहब, ये सब मेरी बहू की चाल थी। हम सबको फंसा कर चली गई वो। हम सब ने उसकी जिद के सामने झुकने से इनकार कर दिया। मैंने चादर उड़ाने से मना कर दिया तो उसने मुझसे बदला लिया है। और आपके छोटे बेटे ने जो उसके साथ किया वो सही था। इस घिनौने जुर्म की तरफदारी करती हैं आप। तुम सब जानती थी फिर भी हरमन के साथ शादी करना चाहती थी। कैसी लड़की हो तुम? नहीं, तुमने और हरमन ने मिलकर तो नहीं उसे अपने रास्ते से हटा दिया? नहीं, तुम्हें हरमन के रास्ते से दूर करने के लिए मैं किस हद तक जा सकती हूँ ये तुम सोच भी नहीं सकती। उसे हमारे रास्ते से हटाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती थी, लेकिन मैं मर्डर नहीं कर सकती सर। वैसे मार तो आप भी सकते हैं। मधुर ने जो आपके बेटे के साथ किया उसके बाद बदला लेने की इच्छा तो आपके मन में भी होगी। अरे धक्के मार के निकालो बाहर इसे। घर तोड़ना चाहती है हमारा। पहले पति को खा गई, अब हमारे ऊपर उंगली उठा रही हो। नहीं सर, मैं किसी की जान नहीं ले सकती, लेकिन हाँ मेरी जेठानी ले सकती, उनका बेटा भी, यहाँ तक कि उनकी बेटी डिंपल भी। हाँ, मैं नाराज थी भाभी से क्योंकि उन्होंने चादर प्रथा की मांग की थी, इसलिए मेरा रिश्ता भी टूट गया था और कोई रिश्ता भी नहीं आ रहा था मेरे लिए। तुम्हारी वजह से ना कोई मुझसे शादी नहीं करेगा, समझी तुम? आई हेट यू। मैं बहुत गुस्सा थी भाभी से, लेकिन मैंने उन्हें नहीं मारा है। मैं सच कह रही हूँ, मेरा यकीन कीजिए। पहला मर्डर रोड एक्सीडेंट से, दूसरा कैंची से और तीसरा गैस ऑन रखकर। हरमन और प्रीति के पास सबसे बड़ा मोटिव था, सिमर, डिंपल या रत्ना। सबके बारे में जानकारी इकट्ठा करो। मधुर ने हमसे उस पर हुए हमले का जिक्र किया था। हर इंसिडेंट्स की डिटेल्स फिर से चेक करो। किसी ने गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की थी उस पर। सर, सिर्फ इतनी जानकारी मिली है कि एक छोटा सा टेम्पो था, नंबर था DL04। इससे ज्यादा तो कुछ पता नहीं चला। एक और बात सर, ये दूसरी बार किसी ने उसके गला दबाने की कोशिश की थी। सर, ये हमला कोई पुरुष ही कर सकता है। हो सकता है यह हमला उस भानु ने किया हो, या फिर इन तीनों औरतों ने किसी आदमी की मदद ली हो। प्रीति और हरमन, पता करो हमले के वक्त ये लोग कहां थे। कोई तो ऐसी कड़ी है जो हमारे हाथ नहीं लगी। अब तो इंस्पेक्टर साहब आपको यकीन हो गया ना कि हम में से कोई भी खूनी नहीं है। हरमन कहाँ? हरमन अब कुछ दिन हमारा मेहमान रहेगा। सर मैं सच कह रहा हूं, मैंने कुछ नहीं किया। तूने अपनी भाभी का बलात्कार किया और उसका खून भी किया। उस पर 3 बार जानलेवा हमले हुए। अब तक हम पूछताछ कर रहे थे मधुर की तस्वीर लेकर, पर जब हमने तुम्हारी फोटो दिखाई तो एक आई विटनेस से तुम्हें पहचान लिया और फिर हमने तेरा ट्रायंगुलेशन रिकॉर्ड्स निकलवाए। अब झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं है हरमन, बोल। सर ये सच है कि मैंने उसकी जान लेने की कोशिश की थी। मैंने प्रीति से वादा किया था कि मैं मधुर को रास्ते से हटा दूंगा। पर वो हर बार बच गई। एक रात पहले भी मैंने उसको मारने की प्लानिंग की थी। कैसे रास्ते से हटाएगा मधुर को? मार देगा, खून करेगा तो? हाँ करूंगा, जरूरत पड़ी तो करूंगा। देख पुत्र, बड़े बेटे को मैं खो चुकी हूँ, दूसरे को खोना नहीं चाहती। और मैं प्रीतों को नहीं खोना चाहता। आप समझ क्यों नहीं रही हो माँ? 2 टके की मधुर को मारूंगा तो कम से कम प्रीतों के साथ जी तो पाऊंगा। पर मैं सच कह रहा हूं सर, मैंने उसको नहीं मारा। मेरी बात पे यकीन कीजिए सर। सर मुझे लगता है हरमन झूठ बोल रहा होगा। उसी ने गैस ऑन करके छोड़ दिया होगा। नहीं ठाकुर, जिस तरह के हमलों का जिक्र हरमन ने किया है, इस तरह के हमले एक आदमी ही कर सकता है। कैंची से किसी का खून कर देना या फिर गैस ऑन करके किसी की हत्या करना, ये तरीके उसके नहीं लगते।
एक बार को मैं ये मान सकता हूं कि वो मधुर की हत्या कर दे, लेकिन भानु को मार के उसको क्या मिलता? भानु से तो उसको फायदा ही था। भानु मधुर से शादी करके उसका रास्ता क्लियर कर देता। ठाकुर, मुझे लगता है कि किसी एक ने ही भानु और मधुर दोनों की हत्या की। सर कोई ऐसा जो दोनों से नफरत करता था? नहीं, हत्या की वजह हमेशा बेइंतहा नफरत नहीं होती, बेइंतहा प्यार भी हो सकता है। आप लोग चलिए हमारे साथ। आप भी। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, बेटे को तो पहले ही ले जा चुके हैं, अब किसे ले जाएंगे? अब क्या चाहिए आपको? ये तो आप हमें बताएंगे। अपने बेटे के लिए इतना तो कर ही सकते हैं आप, और आप जानते हैं हम यहां क्यों आए। मार डाला? दोनों को मैंने मार डाला। उसने मेरे बेटों की जिंदगी नरक बना दी। और भानु? भानु की नजर मेरी जायदाद पर थी। घबरा मत, तेरा ये बड़ा भाई हमेशा तेरे साथ। हरमन अब बच्चा नहीं रहा, वो खुद को भी संभाल सकता है और अपने परिवार को भी। उस जायदाद के लिए उसने मेरे बेटे को मारा, तो ये सजा तो उसको मिलनी ही थी। उस दिन जब गुस्से से भानु घर से निकला था तो मैं भी उसके पीछे पीछे गोडाउन गई थी, और फिर मैंने मधुर को भी मार डाला। क्या करती, मैं उसे मारना नहीं चाहती थी, वो मेरा बिगाड़ भी क्या सकती थी। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, जब मुझे ये पता चला कि मेरा बेटा हरमन उसका खून कर देगा तो ठीक है ना, उसे रास्ते से ही हटा दूंगा, वंस एंड फॉर ऑल। तब तो सब ठीक हो जाएगा ना। प्रीतु, मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ। क्या करेगा तू? 2 टके की मधुर को मारूंगा तो कम से कम प्रीतु के साथ जी तो पाऊंगा। मुझे पता था कि हरमन को रोकना नामुमकिन है, क्योंकि मधुर पहले ही उसकी थाने में रिपोर्ट लिखवा चुकी थी। उसका एक न एक दिन पकड़ा जाना तय था। मैं अपने दोनों बेटों को खोना नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने मधुर के पानी के जग में नींद की गोलियां मिला दी, और फिर मैंने किचन में जाकर गैस को खुला रख दिया, क्योंकि मुझे पता था कि वो किचन में खाना खाने जरूर आएगी। उसके पेट में बच्चा था, मुझे पता था कि वो भूखी नहीं रह पाएगी। बहुत प्यार करती हूँ मैं अपने बेटों से, और उनके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। आपने 3 खून किए। पहले आपने अपने भतीजे भानु को मारा, फिर अपनी बहू के साथ साथ उसके पेट में पल रहे उसके बच्चे को भी मारा। ये कैसी ममता थी मां की। हर मां अपने बच्चों के लिए जान दे सकती है, उनकी बुराइयों पर, उनकी कमियों पर पर्दा डालती है। ये ममता नहीं, अंधा प्यार है। और ऐसे प्यार से ना तो बच्चों का भला होता है और ना ही परिवार का। ये उसकी अंधी ममता ही थी कि हरमन ने गलत राह पर कदम रखे। लेकिन क्या हासिल हुआ ऐसी ममता से, ऐसे प्यार से? आज दोनों माँ और बेटे पुलिस की हिरासत में हैं। हर मसला कानून बनाने से हल नहीं होता है। जरूरत है कि हम आईने के सामने खड़े होकर अपने प्रतिबिंब को देखें, उसकी आलोचना करें, बदलें अपने आप को। शुरुआत हमेशा व्यक्ति से होती है। मैं बदलूंगा तो दुनिया बदलेगी। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में जुर्म की एक और कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद।
पुत्र, आना पुत्र मेरे पास, इतना डर मत। अरे मैं तेरी दादी हूँ। मैं नहीं बोलूंगी, तुम बोलो। अच्छा ठीक है ठीक है, बोलती हूँ। आई लव यू। हाँ मेरे बचाओ, पागल दादी ने को पकड़ लिया, बचाओ बचाओ बचाओ। संभाल। अरे पुत्र डर मत। छोड़, डराओगी बच्चे को? मैं इसकी दादी हूँ, मैं इसे क्यों डराऊंगी भला? रहने दीजिए मम्मी जी, मुझे पता है इनकी प्रॉब्लम क्या है। अब चेची पिछले 1 साल से जॉब का बहाना बनाकर दुबई बैठे हैं, ना इनकी खबर लेते हैं और ना अपनी देते हैं। तो बस इसी बात का फ्रस्ट्रेशन लेकर हम सब पर मार होते रहते हैं। अच्छा, तेरा पति कुत्तों से कौन सा चिपके बैठा रहता है? वो भी तो जाता है 1 महीने के लिए बाहर टूर पर। देखो, तुझसे मेरी बात तो ना ही करो। मेरे हस्बैंड मेरी नीड्स का ख्याल रखते हैं और मैं उनकी। बस यही तो चाहिए होता है ना एक हैप्पी मैरिज के लिए। चलो संभव। हाँ आ रही हूँ। आओ आओ। हाँ नहीं यार, इस बारी का ट्रिप तो बहुत सक्सेसफुल रहा, सब कुछ अच्छा रहा। बल्कि इस बारी ना वो डिस्ट्रीब्यूटर्स ने कोई हमें नेगेटिव रिस्पांस नहीं दिया। अरे सारा कुछ अचीव हो गया यार। और वो जो टारगेट्स है ना, मैं तेको बता रहा हूँ कि साल से पहले अचीव हो जाएंगे, सारे टारगेट्स हो जाएंगे। हाँ तू चिंता मत कर यार, एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड। हाँ चल मैं रखता हूँ, फोन रखता हूँ, ठीक है? ओके 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 बाय। कार्तिक यार कमाल है, ऐसा कोई करता है अपनी वाइफ के साथ? पूरे 20 दिन बाद वापस घर आए हो और घर में घुसे भी तो फोन पे बात करते हैं। यार तुम कितनी फिल्मी हो यार। मैं कोई बॉलीवुड एक्टर नहीं हूँ जो अपनी हीरोइन के साथ रोमांस करता फिरे। बहुत काम करने पड़ते हैं मुझे, जिंदगी में बड़ी मेहनत करनी पड़ती है कुछ करने के लिए। पर सब लोग मैनेज तो करते हैं ना कार्तिक। यार मुझे बहुत भूख लगी है कोमल, प्लीज कुछ खाने के लगाना। मैं अभी आ रहा हूँ फ्रेश होके। ओके। आज के दौर में खुशहाल परिवार की तस्वीर में एक जवान जोड़ा होता है और उनके बच्चे। उनके बुजुर्ग या तो उस तस्वीर में होते नहीं, और अगर होते भी हैं तो उस परिवार का हिस्सा लगने की बजाय अनचाहे मेहमान लगते हैं। क्यों होता है ऐसा कि अपने बच्चों की खुशियों को अपनी जिंदगी का उद्देश्य मानकर अपनी पूरी जिंदगी गुजार देने वाले माँ बाप अपने ही बच्चों के लिए इतने गैर जरूरी हो जाते हैं कि उन्हीं की दी हुई जिंदगी में से उनके लिए थोड़ा सा वक्त निकालना भी बच्चों को बहुत भारी पड़ने लगता है। 77 वर्षीय अंबिका खुराना अपने भरे पूरे परिवार के साथ दिल्ली के करोल बाग इलाके में रहती थी। अपने 2 बेटों, 2 बहुओं और एक पोते के साथ उनकी जिंदगी खुशहाल होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं था। उनके अपनों ने उन्हें उनके अपने ही घर में एक लावारिस की तरह छोड़ रखा था। पूरे 1.25 महीने बाद आज तुमने फोन उठाया मेरा। हाँ, ऐसी कौन सी नौकरी कर रहे हो जो तुम्हें बात करने की फुर्सत नहीं है? तुम्हें ना मेरी फिक्र है और ना अपने बच्चे की। अरे मेरा तो नसीब ही फूट गया तुमसे शादी करके। यहाँ तुम्हारी माँ ने मेरा जीना हराम कर रखा है, और ऊपर से वो कोमल। यार ये भैया भाभी का मुझे कुछ समझ नहीं आता। क्यों? अरे और नहीं तो क्या, जब भैया यहाँ पे थे तब उनकी बनती नहीं थी उनसे। अब जब भैया दुबई में है तब भी बार बार उन्हें फोन करते रहती है, परेशान करती है। कोई चैन नहीं है उनकी जिंदगी में यार, पूरी की पूरी उनकी जिंदगी नर्क बना दी यार। मैं बहुत परेशान हूँ उनके लिए। कार्तिक छोड़ो ना, हमें क्या। और वैसे भी इतने दिनों बाद घर वापस आए हो, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, ब्यूटीफुल हूँ और तुम्हारे सामने हूँ, पर नहीं, तुम्हें तो अपने भैया भाभी की पड़ी है। ऐसा क्यों? आई एम सो सॉरी, जो तुम आज सच में बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो।
पुराना हाउस में एक तरफ थी उपेक्षित बुजुर्ग अंबिका और दूसरी तरफ थी अनीता, जिसकी जिंदगी अपने पति से दूर रहने की वजह से नीरस हो चुकी थी। अनीता न सिर्फ अपने अकेलेपन का सामना कर रही थी, बल्कि अपने बच्चे की जिम्मेदारी को भी अकेले संभाल रही थी। और इस सब की वजह से कड़वाहट उसके मन में लावा बनकर उबल रही थी। कार्तिक और कोमल इस परिवार का हिस्सा होते हुए भी जैसे इसका हिस्सा नहीं थे। कार्तिक अपने काम की जिम्मेदारियों में व्यस्त रहता था, तो कोमल की अपनी एक अलग ही दुनिया थी जिसमें किसी दूसरे के लिए कोई जगह नहीं थी। यानी उपेक्षा, बेरुखी, कड़वाहट और लापरवाही, ये वो कमजोर धागे थे जिनसे इस परिवार के रिश्ते आपस में बंधे हुए थे। और इनमें से किसी को अंदाजा नहीं था कि जब ये धागे टूटेंगे तो रिश्तों के साथ वो और क्या होगा जो बिखर जाएगा। कोमल, 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 फिर शुरू हो गई यार। कोमल, कोमल, कोमल। आए मम्मी जी। मम्मी जी, मैडम जी, मैडम जी बचाओ, कोई हेल्प करो, कोई, मैडम जी उठिए, मैडम जी कोई मदद करो। एक्सक्यूज मी मैम, मेरी वाइफ आई होंगी कोमल, वो कौन से रूम में? साहब, रानी, कैसे हुआ ये सब कुछ? साहब मैं सामान लेके घर आ रही थी साहब, तो कोमल में मिसाल में थी। माँ कहाँ है, भाभी कहाँ है? ठीक तो है ना वो दोनों? कुछ हुआ तो नहीं उन्हें? साहब मारी हुई, इतने मार दिया साहब। सर एक अंगूठी गायब हुई है। सिर्फ एक अंगूठी और कुछ भी नहीं? नहीं और कुछ नहीं, माँ जी की अंगूठी थी, 2 लाख की थी, पर ज्यादातर मेरी कबर्ड में रहती थी। सर, दरवाजे पे कोई फोर्स्ड एंट्री का निशान नहीं है। फोर्स्ड एंट्री के निशान नहीं है, लेकिन हॉल का सामान जिस तरह से बिखरा हुआ है, इरादा रॉबरी का ही लगता है। ताज्जुब की बात यह है कि सिर्फ एक अंगूठी चोरी हुई है और अनीता का कमरा भी बिल्कुल सही सलामत है। तो सर, जिस तरह दिन दहाड़े ये सब कुछ हुआ है, लगता है कि जिसने भी ये किया है उसे पहले से पता था घर में सिर्फ 2 औरतें हैं। इनकी मेड ने कुछ बताया? सर, वो आधे दिन की छुट्टी पे, जब वो लौटी तो उसने कोमल को जख्मी हालत में पाया। आने वाले ने भी कोई जोर जबरदस्ती नहीं की है, लगता है किसी ने मदद की है उसकी, या फिर उसने डुप्लीकेट चाबी की मदद ली है। और जिस तरह से सिर्फ हॉल का ही सामान बिखरा हुआ है, लगता है उसने हमें गुमराह करने की कोशिश की है। ऐसा करो, घर वालों से पूछताछ करो, ड्राइवर से, मेड से, आसपास के दुकान वालों से भी। सर, घर के आसपास पूछताछ की, कुछ मिला नहीं। कोमल को होश आया? नहीं सर, अब तक नहीं आया। वहाँ एक कांस्टेबल तैनात किया है उसकी सिक्योरिटी के लिए, उसे होश आते हुए हमें इन्फॉर्म कर रहे। तो मुझे एक बात खटक रही है, चोर ने सिर्फ अंबिका जी को क्यों मारा, कोमल को क्यों छोड़ दिया, जबकि वो इस केस की चश्मदीद गवाह है। हो सकता है कोमल ने उस वक्त शोर बहुत मचाया हो, जिस वजह से कातिल को प्लान चेंज करना पड़ा हो। मुझे इस अनीता के रोल पे भी शक है। अपनी सास की बॉडी को देखकर उसके आंख से एक आंसू तक नहीं है, पर अब भी अस्पताल में बेंच पे बैठ के वो गेम खेल रही, जैसा उसका इससे कुछ लेना देना है ही नहीं। शायद सास और बहू में बनती ना हो। खैर, ये सब तो हम चेक कर ही लेंगे। फिलहाल उस अंगूठी को ट्रेस करो, चोर उसे बेचने की कोशिश जरूर करेगा। सर अंबिका जी का पोस्टमार्टम रिपोर्ट। कार्तिक, कोमल, कैसा फील कर रही हो आप? मम्मी जी, कार्तिक, मम्मी जी कहाँ है? मम्मी जी नहीं रही।
कोमल जी, क्या हुआ था उस दिन? जी मैं अपने रूम में थी। आए मम्मी जी। मम्मी जी, मम्मी जी। इसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं। कोमल जी, कुछ भी ऐसी बात जो आपने उस हत्यारे के बारे में नोटिस की हो? मसलन उसका रंग कैसा था, उसका कद कैसा था, कोई शरीर पे चोट का निशान था, कुछ भी? वो एवरेज हाइट का था। उसने चेहरे पे मास्क डाला हुआ था और शायद काले रंग का था। इसके अलावा मुझे और कुछ याद नहीं। एक बात बता दूं आप लोगों को, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में अंबिका जी के शरीर पर चोट के निशान थे, यानी मारपीट के, फिजिकल अब्यूज, और डॉक्टर्स के मुताबिक ये निशान घटना से पहले के हैं। आप लोगों में से किसने मारा था उन्हें? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? रानी हमारी मेड उनका पूरा ख्याल रखती थी, खाना खिलाने से लेके नहलाने तक सब कुछ। मुझे नहीं पता था मेरे घर में मेरी माँ के साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है। लेकिन ऐसा भी कैसे हो सकता है? आप लोगों की माँ थी, आप लोगों ने निशान ही नहीं नोटिस किए उनके? शायद बेड से गिर गई होंगी। आपने ठीक से सुना नहीं मैडम, मैंने क्या कहा? उनके शरीर पर मारपीट के निशान थे। बाय द वे, आपके पति कहाँ हैं? वो नहीं दिखाई दिया हमें जब से ये घटना घटी है। जी वो दुबई में जॉब करते हैं, खबर कर दी है। त्यागी, ये जो मेड है रानी, अगर ये अंबिका जी की केयर टेकर थी तो इसे तो निशानों के बारे में पता होना चाहिए था। पर हादसे के बाद सबसे पहले घर में वही आई थी। एक काम करो, इस रानी को बुलवाओ और इस ड्राइवर से भी जरा पूछताछ करो, क्योंकि उसका इनके घर में बहुत आना जाना था। हो सकता है शायद उससे कुछ पता चले। तुझे तो अंबिका जी की देखभाल के लिए रखा गया था, फिर क्यों मारा करती थी उन्हें? मैंने नहीं मारा साहब उनको। किसने कहा आपसे? उनके घर वालों ने। सब झूठ बोल रहे हैं वो लोग, सब के सब। साहब नफरत करते थे उनसे। अम्मा जी, अम्मा जी, हेलो, खाना खा लो। मैंने दवाई देनी है, ठीक है? खाना खा लेना। मेरे को काफी गहने हैं, बस मैं सारे गहने तेनू दे देंगे। बस तू सिर्फ एक को काम कर दे मेरा। कैसा काम? तू मैंने पुलिस स्टेशन ले चला तो मेरी बहू मैंने मार डालेगी। कौन सी बहू? उन्होंने नाम ही लिया था साहब, और मैंने पूछा भी नहीं। क्या अनीता मैडम और क्या कोमल मैडम साहब, कोई किसी से कम नहीं है। उल्टा दोनों एक से बढ़कर एक हैं। अब कुछ दिन पहले की बात है। रानी आई। यार देखो इन्हें क्या चाहिए, मेरे को लेट हो रहा है। दे यार चाबी दे फटाफट। क्या हुआ? अच्छा ठीक है, 2 मिनट रुको, मैं आ रही हूँ। रानी, अरे रानी, चलिए अम्मा जी। ये क्या किया? आ रही थी ना मैं। रानी, वो मेम साहब मैं आ रही थी, पर मेरे आने से पहले ही इन्होंने कर दिया। तुम क्या कर रही थी? सच में मैंने कुछ नहीं किया। आपको तो पता है ना, इनको हर आधे घंटे बाद जाना होता है। मेरी गलती नहीं है मेम साहब। और कुछ काम आता है आपको गल फैलाने के अलावा? रानी, इनका पीने का पानी कम कर दो। 1 गिलास सुबह, 1 गिलास शाम। अच्छा अभी जल्दी से साफ करो, बदबू के मेरे सांस भी नहीं लिया जा रहा है। मम्मी जी, आप जेठानी जी की बात का बुरा मत मानना। वो क्या है ना, कल फिर से जेठ जी ने इनका फोन नहीं उठाया, इसलिए बहुत परेशान है। और मैं शॉपिंग पे जा रही हूँ, अगर आपको नई बेडशीट चाहिए तो मैं ले आती हूँ। और तुम क्या देख रहे हो? मेरा बैग पिक करो और चलो। सर उस घर में आए दिन झगड़े होते रहते थे और उस बेचारी बुढ़िया को अपनी दोनों बहुओं का अत्याचार सहना पड़ता था। अम्मा जी का कितना मन करता था साहब संभव बाबा के साथ खेलने का, लेकिन अनीता मैडम ने समझा रखा था संभव बाबा को कि उनकी दादी पागल है। डराओगे बच्चे को? मैं इसकी दादी हूँ, मैं इसे क्यों डराऊंगी भला? जब घर पर कोई नहीं होता था तो दादी को मारकर खींच निकालती थी अपने। किसी का मल साफ करने में खींच तो होती होगी। झूठ नहीं बोलूंगी साहब, गुस्सा आता था, कभी कभी अम्मा जी पे चिल्ला भी जाती थी, लेकिन साहब उनसे कोई शिकायत नहीं थी मुझे। मेरे पास सबूत है। एक मिनट साहब। क्या चाहिए? बाथरूम जाना है। तेरे बाप की नौकरानी हो जो तुझे गोद में उठा के मुताने जाओ?
कभी कुछ कभी कुछ। इतने जब देखो कुछ ना कुछ मेरे हाथ में सुन्नत में कदों से बन रहे थे। जब ये सब हो रहा था, बजाय इसे रोकने के तू वीडियो बना रही थी। तो साहब मैं क्या करती, उल्टा मुझे ही नौकरी से निकाल देती। आज इंटरनेट पर दुर्घटना और हादसों से जुड़े रियल टाइम वीडियोस की बाढ़ आई हुई है। एक व्यक्ति आती हुई ट्रेन से बेखबर रेलवे ट्रैक पर खड़ा होता है और दूसरा व्यक्ति उसे होशियार करने की बजाय, उसकी जान बचाने की कोशिश करने की बजाय अपने मोबाइल कैमरा में उस दुर्घटना को रिकॉर्ड कर रहा होता है। वो व्यक्ति उस हादसे का शिकार हो जाता है और उस वीडियो को इंटरनेट पर अपलोड कर दिया जाता है और इस तरह एक ऐसे व्यक्ति की मौत करोड़ों लोगों के मनोरंजन का साधन बन जाती है जिसे शायद बचाया जा सकता था। ये चलन दर्शाता है कि हम इतने असंवेदनशील हो गए हैं कि किसी दूसरे व्यक्ति का दर्द, यहाँ तक कि उसकी मौत भी हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती। रानी ने अगर कुछ मिनटों की मशहूरी की बजाय अंबिका जी के बारे में सोचा होता, उनके दर्द को महसूस किया होता और उस वीडियो को पुलिस को या किसी अन्य व्यक्ति को दिखाकर मदद मांगी होती, तो शायद उस बुजुर्ग महिला को अपने अंतिम समय में इतनी ज्यादती का शिकार ना होना पड़ता। हद होती है लापरवाही की। मेरी माँ को हर रोज कोई मारता था, उन्हें पीटता था, और तुम घर में होने के बावजूद तुमने कभी ध्यान नहीं दिया। अगर इतना ही ख्याल था उनका तो खुद क्यों नहीं बात करते थे उनसे? उनका हालचाल तक तो पूछने का टाइम था नहीं तुम्हारे पास, और सारा इल्जाम मुझ पे लगा रहे हो। कार्तिक देखो, जो हुआ अच्छा नहीं हुआ, पर हम उसे चेंज तो नहीं कर सकते ना। एंड आई लव यू, एंड प्लीज ये गुस्सा थूक दो प्लीज। चलो तुम रेस्ट करो, थोड़ा सा पानी पियो, और मैं डॉक्टर से पूछता हूँ, तुम्हारे डिस्चार्ज की बात करता हूँ। इट्स ऑल ओके। हाँ, तो हम कल तक डिस्चार्ज कर दें उसको। डोंट वरी। कार्तिक, भैया एक्सक्यूज मी, ये सब क्या हो गया? कुछ पता चला किसने किया ये? नहीं भैया, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, अभी तो इन्वेस्टिगेशन जारी है, अभी कुछ पता नहीं चला। फ्लाइट नहीं मिली इसलिए देर हो गई आने में मुझको। लाइट नहीं मिली? कोमल कैसी है? ठीक तो है वो अब? उसको ठीक होने में टाइम लगेगा, लेकिन डॉक्टर्स कह रहे हैं कि कल तक डिस्चार्ज मिल जाएगा। चलो भगवान का शुक्र है, तू चिंता मत कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। भैया मुझे कुछ पेपर साइन करने हैं, मैं अभी आता हूँ, आप यहीं रहना। ठीक, चिंता मत कर, मैं हूँ कोमल के पास। अच्छा, कोमल की बहुत फिक्र है तुम्हें? कभी अपनी बीबी की भी फिक्र की? वैसे तो तुम्हारी कंपनी 1 साल से छुट्टी नहीं दे रही थी, आज दे दी। ताना मत दे मुझे, इतना बड़ा हादसा हो गया इसलिए यहाँ पर आया। बूढ़ी माँ का मरना इतना बड़ा हादसा हो गया, अब बीबी का रोज रोज मरना वो नहीं दिखता? तेरा दिमाग खराब हो गया, जगह तो देख ले। अरे जल्दी जल्दी गड्ढा भरो। अरे ठेकेदार साहब जल्दी आओ, भाग के किसी का हाथ पड़ा हुआ है। हेलो पुलिस। क्यों नहीं अच्छे? क्यों अच्छे? जब देखो कुछ ना कुछ। हाँ मारा था मैंने, आ गया था गुस्सा। घर का सारा काम अकेले करो, ऊपर से अपने बच्चे को अकेले संभालो, ऊपर से वो इतना परेशान करती थी। छूट गया कंट्रोल उस दिन। तो जैसे आप गुस्से में उन्हें माना करती थी, ऐसे ही गुस्से में मारने का प्लान बना दिया होगा। अरे आपको क्या लगता है सिर्फ मैं अकेली थी जो उनको मारती थी? वो कोमल क्या दूध की धुली हुई है? मम्मी जी! कोमल! हाँ? कोमल! रानी! ये क्या है? वो एक्चुअली रानी नहीं थी ना, तो मैं बैठाकर भूल गई। I'm so sorry। मम्मी जी, मम्मी जी! कोई नहीं है। आराम से। आवाज़ें देती रही, किसी ने सुना ही नहीं। आराम से। आपकी फैमिली में गिरने में किसी ने भी कोई हद नहीं छोड़ी, लेकिन सबूत तो हमें सिर्फ आपके खिलाफ मिला है। ये वीडियो मैंने नहीं मारा उन्हें। कोमल के मुताबिक घटना वाले दिन कोमल ने अंबिका जी को बचाने की कोशिश की थी। वहीं अनीता का यह कहना है कि कोमल भी अपनी सास से कम नफरत नहीं करती थी। अब सवाल यह उठता है कि कोमल ने जो हमें कहानी सुनाई वो कहीं झूठी तो नहीं? सर, अमृत और कार्तिक
दोनों घर के बेटे हैं, पर दोनों को ये नहीं पता कि घर में क्या चल रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? अमृत तो चलो दुबई में काम कर, लेकिन कार्तिक तो उसी घर में रहता है, वहीं। उस अंगूठी के बारे में कुछ पता चला? नहीं सर, लेकिन हमारी खबरी नजर रखे हुए हैं, लेकिन किसी ने भी उसे बेचने की कोशिश नहीं की। हो सकता है कि केस ठंडा होने का वेट कर रहे हो। इन सब में से किसी पे भी भरोसा नहीं किया जा सकता। सबको एक दूसरे से कोई ना कोई प्रॉब्लम है। एक काम करो, इन सबके कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ, पता करो कि घटना वाले दिन कौन किस वक्त क्या कर रहा था। सर, वीडियो देखी हमने, आप माँ को मारती थी। हिम्मत कैसे हुई आपको मेरी माँ को मारने की? समझती क्या अपने आप को आप है? मेरी माँ थी वो। मन करता है तुम्हारे हाथ पैर मैं यही तोड़ डालूं। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि तूने शर्म आ रही कि तुझ जैसे औरत से शादी की मैंने। अच्छा, अब भी मुझ पे शर्म आ रही है, खुद पर नहीं, जो बीवी बच्चे की जिम्मेदारी छोड़ के दुबई जा बैठे। देख, बकवास मत कर। मेरी छोड़ो, अपनी कहो। तुम्हें तो पता था ना तुम्हारी माँ बूढ़ी है, लाचार है, फिर क्यों जाके दुबई बैठ गई? और तू कार्तिक, तेरा मन मेरा हाथ तोड़ने का कर रहा है। कभी अपने हाथों से इनकी गंदगी साफ की? खाली पैर छूने से प्यार नहीं होता है। कभी उनके पास बैठ के 2 मिनट बातें भी की? बड़ा आया मेरा हाथ तोड़ने वाला। सर, कार्तिक के कॉल रिकॉर्ड से कुछ डाउटफुल नहीं मिला। हादसे के वक्त वो ऑफिस में था, मैंने ऑफिस से कंफर्म किया। कोमल के कॉल रिकॉर्ड्स भी क्लीन है, लेकिन अनीता के कॉल रिकॉर्ड से एक इंटरेस्टिंग बात पता चली है। पिछले कुछ दिनों से एक नंबर से लगातार बातचीत कर रही थी। ये नंबर किसी दिनेश के नाम पे रजिस्टर्ड। सर, हमने टेलीकॉम ऑपरेटर से दिनेश का एड्रेस लेके उसके घर गए थे, लेकिन उसका घर लॉक्ड है। शायद वो शहर के बाहर है। ऐसा करो, अपना एक आदमी प्लेन क्लोथ्स में उसको इस घर के बाहर 24 घंटे के लिए खड़ा कर दो। जी सर। दिनेश के घर की तरफ। ये दिनेश कौन है? अनीता जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये दिनेश कौन है? दिनेश दोस्त है मेरा। अच्छा, तो ये दोस्ती की शुरुआत कब हुई, जरा बताएंगी? वैसे ये दिनेश वही आदमी है ना जिसे आपने अंबिका जी को मारने के लिए हायर किया था? जी नहीं, दिनेश एक जासूस है जिसे मैंने अपने पति के पीछे लगाया। अपने पति के पीछे? क्यों? मेरा रिलेशन खत्म हो चुका था। जब अमृत यहाँ थे तब भी उनके पास मेरे लिए वक्त ही नहीं होता था, इसलिए मैंने अपने ऊपर ध्यान देना ही छोड़ दिया। सजना, संवरना, इन सब बातों में मन ही नहीं लगता था। लेकिन मन में एक उम्मीद थी कि इस बार जब अमृत वापस आएंगे तो फिर से एक कोशिश करूंगी अपने रिश्ते को सही करने की। एक दिन उनके बैंक का स्टेटमेंट आया, तब मुझे पता चला कि वो दिल्ली के एटीएम से पैसे निकाल रहे हैं। तो यानी वो दुबई में नहीं थे, दिल्ली में थे? और मुझे यकीन था कि जरूर उनका किसी और के साथ चक्कर चल रहा है, और अपने यकीन को पक्का करने के लिए ही मैंने दिनेश को उनके पीछे लगाया। तो क्या बताया दिनेश ने? कुछ नहीं, जब भी पूछो यही बताता है कि पता लगा रहा हूँ, बताऊंगा। और यहाँ तक कि मम्मी की मौत के बाद भी जब अमृत वापस आए तब भी उन्होंने मुझसे झूठ बोला, और उनकी इन्हीं हरकतों की वजह से मेरे मन में नफरत भर गई सबके लिए, और इसीलिए मैंने मम्मी जी के साथ भी। अनीता जी, अपनी गलती छुपाने के लिए आप अपनी बेचारगी की आड़ मत लीजिए। आपका और आपके पति के बीच में जो कुछ भी होता था वो आपका पर्सनल मैटर था, इसमें अंबिका जी हरगिज़ जिम्मेदार नहीं थी। आपने जो कुछ भी किया ये निहायत ही घिनौनी हरकत थी। बजाय शर्मिंदा होने के आप बहाने बना रही हैं। त्यागी सर, 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 सर। त्यागी, इस मांस के टुकड़े को देखकर तो ऐसे ही लगता है कि किसी को बड़ी बेरहमी से मारा गया है। हालांकि सबूत मिटाने की कोशिश की गई है पर कामयाब नहीं हो पाया वो। लगता तो ऐसा ही है। सर, कुछ दिनों पहले यमुना किनारे रेत में दबे मेल बॉडी के कुछ पार्ट्स मिले थे। सिर्फ कुछ पार्ट्स थे, सर नहीं थे। तो बॉडी आइडेंटिफाई नहीं हो पाई। सर, इस मांस के टुकड़े का डीएनए उस बॉडी के डीएनए से मैच किया जाए? बिल्कुल, गो अहेड। सर, ये केस अब एक की बजाय 2 हत्याओं का बन चुका था।
एक वृद्ध महिला और एक पुरुष का, जिसकी पूरी लाश भी अभी तक बरामद नहीं हो पाई थी। यह आदमी कौन था, इसे किसने और क्यों मारा था, और इसका अंबिका खुराना की मौत से क्या संबंध था, इसके बारे में अभी तक कुछ भी साफ नहीं हुआ था। लेकिन पुलिस को यकीन हो चुका था कि इस मामले का घर की बड़ी बहू अनीता से कोई ना कोई संबंध जरूर है, जिसे वो छुपाने की कोशिश कर रही थी। तो यह है तुम्हारा दुबई का होटल, ले चलो इसे। अब तू ये बता कि माजरा है क्या, वो भी डिटेल में। सर, दुबई मुझे सूट नहीं किया, इसलिए मैं वापस लौट आया। लेकिन मैं घर नहीं गया और ना ही मैंने किसी को बताया। मैं अपनी बीवी की शक्ल देखना नहीं चाहता था, नफरत करता था मैं उससे, इसलिए तो दुबई गया था जॉब करने के लिए। दोबारा उसके साथ नहीं रह सकता था मैं। तो दिनेश को क्यों मारा तुमने? दिनेश कौन सर? मैं किसी दिनेश को नहीं जानता। बेवकूफ समझाया हमें? तू क्या समझता है तेरे कॉल रिकॉर्ड्स में हमें दिनेश का नंबर नहीं दिखेगा? देख अमृत, सच सच बता दे वरना मैं तेरी खाल उधेड़ दूंगा। सर, दिनेश खुद से आया था मेरे पास। उसे पता लग गया था कि मैं दिल्ली में रहता हूँ। वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा था, कह रहा था कि अगर मैंने उसे पैसे नहीं दिए तो वो अनीता को बता देगा। बस इतनी सी बात है सर। और तू पैसे उसे देना नहीं चाहता था, इसलिए तूने उसे मार नहीं दिया? सर, मैंने उसे नहीं मारा। मैं तो पैसे देने को राजी हो गया था, लेकिन वही नहीं आया मेरे पास। जिस तरह से अचानक आया उसी तरह से अचानक गायब हो गया। फिलहाल तो तेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है, जा। तबीयत कैसी है अब तुम्हारी? फीलिंग एनी बेटर? आराम से आराम से। भाभी कहाँ हैं? पता नहीं, काफी देर से नहीं दिखे। मैंने उन्हें कहा था तुम्हें ना छोड़ के जाए। अरे यार रुको, एक मिनट रुको, तुम आराम से बैठो, मैं देख के आता हूँ। भाभी! भाभी! भाभी जी! ये सर, एम्बुलेंस कुछ ही देर में आ रहा है। हमारे घर में 2 मर्डर हुए हैं, आखिर आप लोग कर क्या रहे हैं? हम तो अपना काम कर रहे हैं मिस्टर कार्तिक। इन सब हादसों के पीछे आप ही की फैमिली में से कोई है। बाय द वे, जब ये हादसा हुआ आप कहाँ थे उस वक्त? मैं और कोमल तो अपने रूम में ही थे, लेकिन हाँ, अमृत भैया काफी देर से गायब हैं। आपको उनसे पूछना चाहिए। सर, इस फैमिली में तो सब एक दूसरे पे ही इल्जाम लगा रहे हैं। अपने आदमी प्लेन क्लोथ्स में इनके पीछे लगा दो, कोई ना कोई कहीं ना कहीं गलती जरूर करेगा। सर, गायब मतलब? आप कहना क्या चाहते हैं? देखिए, मैं घर से बाहर किसी काम से गया था, और वो जो भी हो, जब मैं घर में था ही नहीं तो मार कैसे सकता हूं? मैं तो आपके सामने ही आया था। आई एम श्योर उन्होंने सुसाइड ही किया होगा। अमृत वीजी के चलते वो बहुत डिप्रेशन में थी। हाँ, मैं नफरत करता था, बहुत नफरत करता था उससे। सर, अगर मुझे उसे मारना ही होता तो बहुत साल पहले मार चुका होता। अब क्यों मारता जबकि पुलिस की मुझ पर नजर है? मैं सच कह रहा हूं सर, मैंने उसे नहीं मारा। हेलो सर। सर, उस घर में गई हो? यह है कौन? सर चले? नहीं, मुझे देखना है वो कहाँ जा रहा है। बहुत भगा है। बैग मेरे को क्या है? पकड़ो इसे। सर, इसमें एक लाश है। चल। देख, हमें सब पता चल चुका है। तुझे रंगे हाथों पकड़ा है हमने लाश के टुकड़ों के साथ। बच तो तू पाएगा नहीं। तू सच सच बता दे वरना मुफ्त में हड्डियां तोड़वाएगा अपनी। बोल।
कोमल के कहने पे प्यार करते थे हम एक दूसरे से। कब से? यही कोई 2 महीने पहले से, जब मैं नौकरी पर लगा था। पहली नजर में वो मेरे दिमाग में चढ़ गई थी। जब मैं उसे देखता था सज सज के निकलते हुए, पागल हो जाता था मैं। लेकिन ड्राइवर था, इसलिए कुछ कहने और करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था। लेकिन एक दिन मर्द चाहे जितनी नजरें बचा के देखे, पर औरत की नजरों से वो नहीं बच सकता। पाना चाहता है ना मुझे? हाँ। पर मेरा एक काम करना होगा। कैसा काम? अपनी हवस के चलते तूने हाँ कर दी। मेरी जरूरतें थी, कुछ दिल की तो कुछ शरीर की। मेरे हस्बैंड, उन्हें काम के अलावा कुछ और नजर आता ही नहीं। हमेशा बिजनेस टूर पे रहते। मजबूरी में मुझे ये दूसरे मर्दों के साथ पूरी करनी पड़ती। पहले अपने जेठ जी के साथ और उनके दुबई जाने के बाद अपने ड्राइवर गोविंद के साथ। मुझसे पहले कोमल का अफेयर अमृत साहब के साथ था। अमृत साहब ने हमें बताया कि उन दोनों के अफेयर के बारे में दिनेश को पता चल गया है और वो उनसे पैसे मांग रहा है। तो हम दिनेश से जाके मिले, तब उसने बताया कि उसे मेरे और कोमल के अफेयर के बारे में भी पता है और उसके पास हमारी कुछ फोटो है। हम उसे और पैसे देने को तैयार थे, मगर वो जितनी बड़ी रकम मांग रहा था उतनी ना तो मैं दे सकता था ना ही कोमल। इसलिए हमने दिनेश को उसी के घर में बंदी बना लिया और अपने फोटोग्राफ निकालने की कोशिश करने लगे। फोटोग्राफ्स मैं दूंगा, लेकिन तेरे पति के हाथों में। बोल। ये ऐसे नहीं मानेगा। कोमल ने वो हालत की उसकी कि बर्दाश्त नहीं कर पाया वो। अब तू बोलो। उसने हमें वो सारी फोटोग्राफ्स वापस दे दी। लेकिन अगर हम उसे ऐसे छोड़ देते तो पक्की बात थी सर, वो सबको बता देता। इसलिए मार डाला हमने उसको। और अनीता को उसे क्यों मारा? फोटोग्राफ तो तुम्हें मिल गए? क्योंकि जो फोटो में था वो उसने अपनी आंखों से देख लिया था। मैं अनीता मैडम के हाथ पैर जोड़ के उनको टेरेस पे ले गया साहब। बहुत मनाने की कोशिश की उनको कि अपना मुंह बंद रखे, मगर वो नहीं मानी। मैं तो कब से मौका ढूंढ रही थी उस चुड़ैल को सबक सिखाने का। अब इस मोहल्ले वाले के सामने चिल्ला चिल्ला के बताऊंगी कितनी बड़ी सती सावित्री है वो। मैं माफ करो। छोड़ो मुझे प्लीज। छोड़ो मुझे। मेरे पास कोई और चारा नहीं था साहब। अंबिका जी को किसने मारा था, तूने या कोमल ने, और क्यों? तुम्हारे क्राइम पार्टनर गोविंद ने अपना मुंह खोल दिया। अब तुम मुझे बताओ कि तुम दोनों ने मिलकर अंबिका जी को क्यों मारा? बोलो। क्योंकि उन्हें मेरे और जेठ जी के बारे में पता चल चुका था और उसके बाद गोविंद के बारे में भी। पैसे प्लीज ना किस। अब मुझे जान जाएंगे। अरे बुढ़िया सोई है, दे दो ना। कोमल, अमृत डिबात, एक ड्राइवर दलाल, ये तो अच्छा नहीं कर रही है। तो बता दोगी अपने बेटे को? बताना होता तो अमृत के वक्त से बता देती, और मैं अपने पुत्र का कार नहीं तोड़ना चाहती। मैंने कई बार सोचा कि जब वो किसी को कुछ बताने वाली नहीं है तो मुझे क्या फर्क पड़ता है, पर नहीं, मुझे फर्क पड़ता था। उनकी वो टक टक की आवाज, जब भी वो आवाज करती मुझे लगता वो मेरा मजाक उड़ा रही है। तो बस मैंने फैसला कर लिया। ये लो, इसे रखो।
और मुझे मारो। कोमल, मैं तुम्हें कैसे मार सकता हूँ? मुझे मारो वरना सबका शक मुझ पे जाएगा। मार थोड़ी जाऊंगी मैं। लो मारो। एक बूढ़ी औरत जो लाचार थी, बीमार थी, जिसे तुम सब ने इग्नोर कर दिया, वो टक टक तुम्हें डिस्टर्ब करने के लिए नहीं करती थी। वो आवाज इसलिए करती थी कि कोई उसके पास बैठे, 2 पल बात करे उससे। लेकिन तुम सबको इतना भी समझ में नहीं आया। अब आएगा जब तुम अकेली जेल की 4 दीवारी में सड़ोगी और तुमसे कोई अपना बात करने वाला नहीं होगा, तब समझ में आएगा। पारिवारिक मूल्यों की महत्वता और रिश्तों की मर्यादा और उनसे जुड़ी हुई जिम्मेदारियों को ना समझना या फिर समझते हुए भी उनका पालन ना करना किसी हद तक खतरनाक हो सकता है। और यह इस कहानी से अच्छी तरह से समझा जा सकता है। कोमल की अपने पति से प्यार पाने की चाहत कोई ऐसा मसला नहीं था जिसे बातचीत से सुलझाया नहीं जा सकता था, लेकिन उसने इस आसान राह को चुनने की बजाय अपने दिल में अपनी अधूरी इच्छाओं का मातम मनाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से गुस्से और नफरत का जन्म हुआ। और उसी गुस्से ने खुद उसे ही निशाना बनाकर उसे गलत राह पर कदम बढ़ाने पर मजबूर कर दिया। और वहीं दूसरी तरफ उसकी अंधी नफरत का शिकार बनी उसकी लाचार सास अंबिका खुराना। अगर कोमल ने अपने परिवार को और उसके परिवार ने उसे समझने की थोड़ी सी भी कोशिश की होती तो शायद जो हुआ वो ना होता। इस कहानी में हम सब के लिए सीख है, अपने रिश्तों को और अपने परिवार को समझें, उन्हें प्यार दें, उन्हें उस मजबूत पेड़ की तरह से बनाएं जिसकी छाया में हम खुद और बाकी के परिवार के लोग भी अपने आप को संतुष्ट और सुरक्षित महसूस करें। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी जुर्म की एक और कहानी के साथ अगले एपिसोड में। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।